उर्वी ने जब ऐन मौके पर शादी से मना किया तो पूरे घर में हड़कंप मच गया। सब लोग हैरानी और गुस्से से उसे देखने लगे और माहौल बिल्कुल गर्म हो गया। शारदा जी ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, शर्म नहीं आती? सब मेहमान जमा है और तू इस वक्त शादी से मना कर रही है। तू पागल हो गई है क्या? लेकिन उर्वी भी किसी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं थी। उसके चेहरे पर साफ साफ गुस्सा और नाराजगी दिख रही थी। उसने सीधे अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्यों करूं मैं शादी उस लड़के से जो देख भी नहीं सकता? मेरी किस्मत में क्या यही अंधेरा रह गया है जो आप मुझे ऐसे घर के हवाले करना चाहती हैं? उसकी यह बात सुनकर शारदा जी का खून खौल उठा। उन्होंने गुस्से में हाथ उठा दिया और उर्वी के गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। सब लोग दंग रह गए, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि दुल्हन बने हालात में मां के बीच इतनी बड़ी तकरार हो जाएगी। उर्वी कुछ पल को गूंगी सी हो गई। अपने ही मां के हाथ का वार उसे सहना पड़ा और आंखों में आंसू भर आए, लेकिन गुस्सा फिर भी उतरा नहीं। खबरदार, जो जतिन के लिए अंधे जैसा शब्द बोला तो मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरी बेटी है, शारदा जी ने तेज आवाज में कहा। शादी का फंक्शन चल रहा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, बाहर से मेहमान हंसी ठिठोली कर रहे थे, लेकिन अंदर के कमरे में इस तमाशे की वजह से माहौल बिल्कुल उलट था। सबको लग रहा था कि उर्वी ने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, लेकिन अगर सोचा जाए तो उसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि उससे यह बात छुपाई गई थी कि उसका होने वाला पति देखने की ताकत नहीं रखता। यह राज उसे अभी अभी पता चला था। उर्फ खूबसूरत और चंचल लड़की थी, हाल ही में बाहर से पढ़ाई करके लौटी थी और घर आते ही उसका रिश्ता जतिन से तय कर दिया गया। तस्वीर देखकर उसने हाँ कर दी, क्योंकि यह पूरी तरह अरेंज मैरिज थी और जतिन से उसकी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी। जतिन ज्यादातर अपने फार्म हाउस में ही रहता था और कभी शहर में नहीं दिखता था, इसलिए उसकी असलियत छुपी रह गई। आज शादी वाले दिन प्रीति ने उसे यह सच्चाई बताई कि उसका होने वाला दूल्हा अंधा है और घरवालों ने यह बात उससे छुपाई है। प्रीति का मकसद साफ था, क्योंकि उसका जतिन से पुराना झगड़ा था और वह बदला लेना चाहती थी। उसने बस यह खबर उड़ा दी और आग में घी डाल दिया। उर्वी की तो मानो दुनिया ही हिल गई। उसे लगा उसके साथ धोखा किया गया है और गुस्से से उसने शादी से इनकार कर दिया। जतिन बाहर बारातियों के बीच मौजूद था। जब उसे खबर मिली कि दुल्हन ने भरी महफिल में उसके लिए अंधा शब्द इस्तेमाल किया है, तो उसका सब्र टूट गया। उसका दिल छलनी हो गया था। उसका बस नहीं चल रहा था कि जाकर उसे थप्पड़ जड़ दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उसके पापा के सामने उसने सिर्फ इतना कहा कि अंकल, आपने उर्वी को मेरी बीमारी के बारे में बताया क्यों नहीं? उर्वी के पापा जतिन के पापा के पुराने दोस्त थे। जतिन उनके कंधे पर हाथ रखकर बोला कि आपने मुझे हमेशा अपना बेटा माना, फिर यह बात क्यों छुपाई? वो बोले, बेटा, हम सोच रहे थे कि शादी हो जाने के बाद धीरे धीरे सब संभल जाएगा। लेकिन जतिन का दर्द उसकी आवाज से झलक रहा था। तभी शारदा जी वहां आ गई और उन्होंने कहा कि जतिन, उर्वी शादी के लिए तैयार है। वह तुमसे शादी करेगी। क्या तुम्हें यह शादी मंजूर है? उर्वी उस वक्त बिल्कुल खामोश खड़ी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने शादी के लिए हाँ इसीलिए की क्योंकि उसकी माँ ने साफ साफ कह दिया था कि अगर तूने मना किया तो तू मुझे मरा हुआ समझना, और यह बोझ उसके लिए इतना भारी था कि वो मजबूरी में हामी भर गई। दूसरी तरफ प्रीति को यह सब देख गुस्सा आ रहा था। उसका वार खाली गया था और उसका प्लान धरा रह गया। शादी की रस्में पूरी हो गईं। जतिन ने भी गहरी सांस लेते हुए इस शादी को स्वीकार कर लिया और बोला कि अंकल, इस वक्त उर्वी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में उसे यह एहसास होगा कि आपने उसके लिए सही फैसला किया है। वह अपने अंदर टूट चुका था, लेकिन चेहरे पर सब्र ओढ़े खड़ा था। विदाई के वक्त उर्वी सबकी नज़रों से बचती हुई रोती रही और जतिन के साथ उसके फार्म हाउस चली गई। वहां का नज़ारा उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। बड़ी सी हवेली, लेकिन खामोश, चारों तरफ सन्नाटा, न रोशनियां न हंसी ठिठोली, जैसे कोई मातम का माहौल हो। उर्वी ने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा तो उसे लगा जैसे यह हवेली खुशियों से बाहर है। गाड़ी रुकते ही जतिन स्टिक की मदद से अंदर चला गया। उर्वी हैरानी से देखती रह गई कि वह बिना देखे हर कदम पहचानता है, और नौकर ने आदर से उसकी स्टिक पकड़ा दी। उर्वी मन ही मन घुट रही थी। उसके साथ जो हुआ वह स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह जतिन के पीछे पीछे अंदर चली गई।
हवेली अंदर से बहुत खूबसूरत थी। हर कोना सजावट से भरा था, जैसे किसी ने अपने सपनों का महल बनाया हो। लेकिन उस पर चुप्पी की चादर तनी थी। जतिन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा कि बाईं तरफ जाइए, आपका कमरा है। उसकी आवाज सुनते ही उर्वी चौंक गई। इतनी दूरी से भी उसने पहचान लिया कि वह गाड़ी से उतरी नहीं थी। वह पहली बार बोली कि मेरा रूम। जतिन उसकी आवाज सुनकर कुछ पल को रुक गया। उसने ब्लैक ग्लासेस पहनी हुई थी जिनसे उसकी आंखें छुपी रहती थीं। उसने कहा कि जी, आपका रूम, और फिर सीधे आगे बढ़ गया। उर्वी की आंखों में खलिश थी। उसने सामने आकर पूछा, तो हम लोग अलग अलग कमरे में रहेंगे क्या? जतिन ठहर गया और थोड़ी देर बाद बोला कि मुझे नहीं लगता कि आपको एक अंधे के साथ जिंदगी गुजारना पसंद होगा। आप जबरदस्ती किसी बोझ तले रहना नहीं चाहेंगी, इसलिए आप अपने कमरे में जाइए। रात काफी हो चुकी है। उसकी आवाज बेहद सपाट थी, जैसे दिल की सारी तकलीफ को दबा रहा हो। उर्वी के अंदर का गुस्सा फिर से उभर आया। अगर इतनी ही हमदर्दी थी तो शादी के वक्त मना कर देते। अब यह ड्रामा करने की क्या जरूरत है? उसकी आवाज में कड़वाहट साफ थी। जतिन के कदम वहीं थम गए। उसने महसूस किया कि उसके जख्म और गहरे हो रहे हैं। जतिन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा कि कुछ वजहें ऐसी थीं जिनकी वजह से मैं शादी से इनकार नहीं कर सका, जैसे तुम नहीं कर सकी। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती अपने आप को थोपने वाला इंसान नहीं हूं। मुझे अकेले रहने की आदत है और मैं तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। उसकी आवाज बिल्कुल सीधी और साफ थी। उर्वी रोते रोते बोली, लेकिन मुझे तो अकेले रहने की आदत नहीं है। उसकी आवाज इतनी टूटी हुई थी कि कुछ देर के लिए लॉन में खामोशी छा गई। जतिन ने खुद को संभाला और बोला, तो फिर तुम चाहते क्या हो? उसका सवाल उर्वी के दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाया। वह रोते हुए बस बोली कि कुछ नहीं, और फिर गुस्से में लहंगा संभालती उठ खड़ी हुई और बाईं तरफ चली गई, जहां जतिन ने अपना कमरा बताया था। जैसे ही चूड़ियों की खनक और उसकी खुशबू लॉन से गायब हुई, जतिन को एहसास हो गया कि उर्वी वहां से चली गई है। वह खुद भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर उर्वी कमरे में पहुंचते ही दरवाजे के साथ लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसका गला हिचकियों से भर गया था। उसने कमरे को इधर उधर देखा और उसे अजीब सा डर महसूस होने लगा। इतना बड़ा कमरा और उसमें अकेली दुल्हन, उसका दिल घबराने लगा। उसे याद आया कि मुंबई में भी उसका ननिहाल हमेशा उसके साथ रहता था और वहां कभी अकेलेपन का उसे एहसास नहीं हुआ था। दिल्ली आकर भी दादी के घर का माहौल हमेशा चहल पहल से भरा रहता था, लेकिन शादी के बाद जिंदगी का यह नया मोड़ उसने कभी सोचा भी नहीं था कि पहली ही रात उसे ऐसे अकेले कमरे में रहना पड़ेगा। उसका दिल डर से कांप रहा था और कमरे की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। उसने सोचा कि जतिन भले ही देख नहीं सकता, लेकिन वह भी तो इंसान है और उसका पति भी है। फिर क्यों उसे अलग कमरे में रहना चाहिए? वो इस डर को नहीं सह पाई और कमरे से बाहर निकल आई। कॉरिडोर लंबा और खामोश था। कोई नौकर नजर नहीं आ रहा था। वह दुल्हन बनी बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन यह श्रृंगार किसके लिए था जो उसे देख भी नहीं सकता था? यही सोचकर उसका मन और भारी हो गया। वो धीरे धीरे चलते हुए जतिन के कमरे के दरवाजे पर आकर रुकी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का नज़ारा देखकर वह दंग रह गई। कमरा किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों तरफ गुलाब के फूलों की लड़ियां सजी थीं। हर कोने में रंग बिरंगी लाइट्स सितारों की तरह चमक रही थीं। लाल और सफ़ेद गुलाब की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। छत से लटकते फूलों के झुरमुट ने माहौल को और दिलकश बना दिया था। सजे हुए बिस्तर पर फूलों की चादर बिछी थी, जिसे देखकर उर्वी पलक झपकना भूल गई। वह धीरे धीरे कदम रखते हुए कमरे के बीच तक आई। तभी ऊपर लटके झूमर से रोशनी उस पर पड़ी और ऐसा लगा जैसे कोई परी उतर आई हो। तभी उसे पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। वह झट से पलटी और देखा, जतिन उसके सामने खड़ा था। जतिन ने अभी अभी फ्रेश होकर कपड़े बदले थे और इस बार उसने अपना चश्मा हटा दिया था। उर्वी की नज़र उसकी आंखों पर पड़ी। उसकी आंखें बेहद सुंदर और गहरे रंग की थीं, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। उसके चेहरे का मर्दानापन किसी को भी अपनी तरफ खींच सकता था। उसकी बॉडी मजबूत और आकर्षक थी और चेहरे की सख्त लकीरें उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा इम्प्रेसिव बना रही थीं। आंखों की रोशनी न होने के बावजूद जतिन का अंदाज और उसका आत्मविश्वास बहुत कशिश लिए हुए था।
उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और चेहरे पर एक अजीब सी नमी जिसने उर्वी के दिल को छू लिया। एक पल के लिए उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जतिन ने अचानक पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? तो उर्वी होश में आई और बोली कि मुझे अकेले कमरे में डर लग रहा था, इसीलिए मैं यहां आ गई हूं। जतिन ने शांत लहजे में कहा, ओके, तुम यहां रह सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैंने तो तुम्हारी आसानी के लिए दूसरा कमरा सेट करवाया था, मेरी फिक्र मत करो। उसकी बातें सुनकर उर्वी को फिर से गुस्सा आ गया। वह पलट कर बोली कि मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी, अब मुझे चेंज करना है। इतना कहकर वह ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। जतिन ने बिना कोई बहस किए चुपचाप बिस्तर का रास्ता पकड़ लिया। वो देख नहीं सकता था, लेकिन कमरे में फैली भी खुशबू और पास में उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। जतिन सिर्फ 29 साल का था, जवान मर्द था। उसकी भी ख्वाहिशें और जज्बात थे, लेकिन आंखों की रोशनी छीन जाने के बाद वो गुमसुम हो गया था, जैसे जिंदगी से उसका रिश्ता टूट गया हो। उर्फी के पापा ने उसे हमेशा अपने बच्चों की तरह माना और अब अपनी बेटी का रिश्ता भी उसे सौंप दिया था। यह सोचकर जतिन और ज्यादा भारी महसूस कर रहा था। वह बैठ के क्राउन से टेक लगाकर आंखें बंद कर गया। तभी उसे खटपट की आवाज सुनाई दी। उर्वी ड्रेसिंग टेबल पर अपने गहने उतार रही थी और गुस्से में उन्हें जोर जोर से पटक रही थी। वह बड़बड़ाती जा रही थी, जैसे सारा गुस्सा उसी पर उतारना चाहती हो। उसने झुमके उतारते हुए कहा कि मुझे ऐसे तैयार किया गया जैसे कोई मिस वर्ल्ड हूं, जिसे तारीफों के पुल बांधने वाले बैठे हैं। सादे से कपड़ों में विदा कर देते तो क्या फर्क पड़ जाता। जतिन बैड क्राउन से टेक लगाए हुए सर पीछे किए, आंखें आधी बंद किए, गहरी खामोशी में डूबा था। उसके चेहरे की सख्त लकीरें और होठों पर थमी चुप्पी यह बता रही थीं कि वह सब कुछ सुन रहा है, लेकिन जाहिर नहीं कर रहा। उर्वी ने अपने भारी दुपट्टे को उतारकर पास रखी चेयर पर डाल दिया तो उसी पल जतिन की गर्दन हल्की सी सीधी हुई। एक पल के लिए उर्वी को लगा जैसे उसकी निगाहें उसी पर टिक गई हों। उसके दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ गईं, लेकिन अगले ही पल उसे याद आ गया कि जतिन देख नहीं सकता। उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और अपने रेशमी बालों को खोलकर पीठ पर बिखरने दिया। उसका लहंगा बहुत भारी था, चलने में मुश्किल हो रही थी। वह लहंगे का पल्लू थोड़ा संभालती जतिन के पास आई और पूछने लगी कि मेरा ड्रेस कहाँ रखा है। जतिन ने बड़ी सादगी से कहा कि कबर्ड में सब मौजूद है। उसकी आवाज़ में कोई खास उतार चढ़ाव नहीं था, मगर सुनने वाले को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता। उर्वी ने गहरी सांस लेते हुए कबर्ड खोला और रात के लिए एक आरामदायक ड्रेस निकाली। उसकी नज़र एक नए ड्रेस पर पड़ी जो काफ़ी बोल्ड थी। उसकी धड़कनें और तेज़ हो गईं। उसने फौरन से जतिन की तरफ झलक ली। जतिन अब भी आंखें झुकाए बैठे थे, लेकिन उसकी गहरी आंखें जैसे सब महसूस कर रही थीं। उर्वी के कान गर्म हो गए, चेहरे पर लाली उतर आई। उसने झटके से कबर्ड बंद किया और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। अचानक उसके कानों में जतिन की धीमी आवाज़ पड़ी, यहीं चेंज कर लीजिए। उसके कदम वहीं जम गए। दिल धड़क उठा। उसने पलटकर जतिन की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे, लेकिन उसकी नज़रें जैसे उर्वी के हाथों तक टिकी हुई थीं। उसकी आवाज़ बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कोई और बात हो। उर्वी का गुस्सा फौरन उभर आया। क्यों चेंज करूं? मैं ड्रेसिंग रूम में ही चेंज करूंगी। उसकी आवाज़ में कड़वाहट थी। जतिन ने बहुत शांत लहजे में कहा कि जहां भी कर लीजिए, मर्जी है आपकी। मैंने कौन सा आपको देखना है? जतिन के इस जवाब ने उर्वी को फिर से चुप कर दिया। उसके अंदर अजीब सा खिंचाव और डर दोनों जागे। उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन फिर भी उसकी गहरी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे सब कुछ देख सकती हो। उर्वी और कुछ बिना बोले भागती सी ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब वह वापस लौटी तो कमरे में अंधेरा था। घबराहट में उसके मुंह से निकल गया कि अंधेरे में जीते जी मुझे मार डाला है आपने। वह बिस्तर के पास आई और जतिन के करीब खड़ी हो गई। फिर जल्दी से बोली कि लाइट ऑन कर दीजिए प्लीज। जतिन ने हल्की सी करवट ली और पास रखे लैंप को ऑन कर दिया। कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई। उर्वी उसके पास बैठ गई और धीमे लेकिन साफ लहजे में कहा कि मुझे अंधेरे से डर लगता है, लाइट्स ऑन ही रहने दीजिए। आपको क्या फर्क पड़ता है कि ऑन रहे या ऑफ? उसकी आवाज़ में डर भी था और गुस्सा भी। जतिन ने उसकी तरफ देखा नहीं, बस बहुत सीधा सवाल किया, तो आप यहाँ मेरे साथ सोएंगी?
उर्वी उसकी बात सुनकर भड़क गई। तो क्या कहीं और जाकर सोऊं? आप ही बताइए, मेरा क्या मकाम है? एक तो इस शादी के लिए थप्पड़ खा चुकी हूं, ऊपर से अकेले यहां भेज दिया गया। जानते हैं, मैं कभी अकेली नहीं सोई। मुझे डर लगता है और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं यहां से चली जाऊं। उसके शब्द कांप रहे थे, लेकिन गुस्से में उसने वह सब कुछ कह डाला। जतिन ने उसकी लंबी चौड़ी बात सुनकर सिर्फ यही कहा, रिलैक्स, सो जाइए। उसने तकिए पर सर टिका लिया और आंखें बंद कर लीं। उसके बाजू पर हल्का सा दबाव था, जैसे पास होने का एहसास दे रहा हो। उर्वी एक पल को चुप रही, फिर बोली, बहुत मेहरबानी आपकी। आपका एहसान है मुझ पर। घर के सब लोग उसे जतिन के गुस्से से डराते थे, कहते थे कि वह बहुत ही सख्त मिजाज है, सामने जाने पर सोच समझ कर बोलना। लेकिन यहां तो उल्टा ही हो रहा था। वह जितना बोल रही थी, जतिन उतनी ही शांति से जवाब दे रहा था। इस बात ने उर्वी को थोड़ी हिम्मत दी। उसने तकिए पर सर रखकर करवट बदली और जतिन को देखने लगी। जतिन भी उसी की तरफ करवट ले चुका था। उसका चेहरा उर्वी के बहुत पास आ गया। उसकी सांसें रुक सी गई। जतिन की आंखें बंद थीं, चेहरा बेहद खूबसूरत और सजीला था। उर्वी उसे बस देखती रह गई। दिल ही दिल में बोली कि काश इसकी आंखों की रोशनी होती तो यह कितना परफेक्ट होता। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा हैंडसम मर्द नहीं देखा था। धीरे धीरे उसकी पलकों पर नींद उतर आई। जतिन के चेहरे को देखते देखते ही वह गहरी नींद में चली गई। धीरे धीरे जतिन की आंखें खुलीं तो उसे अपने चेहरे पर उर्वी की सांसों की गर्माहट महसूस हुई। यह एहसास कितना करीब था कि उसके होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान छू गई। जतिन, जिसके चेहरे से मुस्कान हमेशा कोसों दूर रहती थी, आज मुस्कुराया भी तो एक छोटी सी लड़की की खट्टी मीठी बातों पर। अगर उस वक्त उर्वी उसकी मुस्कान देख लेती तो शायद हैरान रह जाती, क्योंकि उसे अब तक जतिन सिर्फ सख्त मिजाज और गुस्सैल इंसान के रूप में नजर आया था। दूसरी तरफ घर के कोने में प्रीति अपने माता पिता से जिद कर रही थी। उसकी आंखें रोते रोते लाल हो गई थीं। वह अपनी माँ से लिपट कर कह रही थी कि माँ, मुझे जतिन चाहिए। उसके पापा ने सख्त लहजे में जवाब दिया कि देखो प्रीति, जब सबने तुम्हारा रिश्ता जतिन से करना चाहा था, तब तुमने ही मना कर दिया था कि तुम्हें वह पसंद नहीं है। तुमने जतिन को छोड़कर रजत से मंगनी कर ली थी। अब जब रजत बाहर जाकर किसी और से शादी कर चुका है, तो तुम जतिन की तरफ लौटना चाह रही हो। ये तुम्हारी गलती है। प्रीति ने आंसू पोंछते हुए कहा, जब शादी का वक्त आया तब भी आपको ही ऐतराज था कि जतिन अंधा है। मुझे अंधे से शादी नहीं करनी। आपने ही मुझे रोका, वरना आज मैं जतिन की पत्नी होती। उसके पापा गुस्से से बोले, तो हम क्या करते? जब तुम्हें ने उसे ठुकरा दिया तो वह तुम्हारा इंतजार क्यों करता? अब तो वह किसी और का हो चुका है। तुम्हारी बहन उर्वी ने भी तो शादी से पहले मना किया था, मगर सबके जोर जबरदस्ती से उसका रिश्ता जतिन से जुड़ गया और वह विदा होकर आ भी गई। अब तुम्हारा यह रोना धोना किसी काम का नहीं। प्रीति फूट फूट कर रो पड़ी और अपनी माँ से बोली, आप मुझे समझ क्यों नहीं पा रही हैं? मैं सच कह रही हूँ माँ, मुझे जतिन से ही प्यार है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रजत ने तो मुझे धोखा दिया, लेकिन जतिन आज भी वही है, उतना ही खूबसूरत, उतना ही परफेक्ट। उसके अंधेपन से फर्क नहीं पड़ता। मैं सब कुछ संभाल लूंगी, बस आप मेरी मदद कीजिए। उसकी माँ ने सख्ती से कहा कि प्रीति, यह सब बकवास है। कल ही जतिन और उर्वी की शादी हुई है और आज तुम यहाँ यह सब राज खोल रही हो। अगर तुम्हारे पापा को जरा भी खबर लगी तो वह आग बबूला हो जाएंगे। अपने दिमाग से जतिन का नाम निकाल दो। वह अब किसी और का हो चुका है और यह सच तुम्हें मानना ही होगा। इतना कहकर उसकी माँ गुस्से में वहां से निकल गई और प्रीति अकेली रह गई। वह वहीं फर्श पर बैठी रही। आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। उसका दिल बंधनों को तोड़ना चाहता था, लेकिन हालात उसे जकड़ कर बैठे थे। सुबह जब जतिन की नींद खुली तो उसे एक पल के लिए याद ही नहीं रहा कि कल रात उसकी शादी हुई थी। जैसे ही उसने करवट बदली, उसकी सांस अटक गई। उर्वी उसके बिल्कुल पास थी। उसका बदन जतिन से सटा हुआ था। उसकी रेशमी जुल्फी की तकिए पर बिखरी थी और उसके होठों से निकलती हल्की सांसें जतिन के सीने को छू रही थीं। जतिन का दिल तेजी से धड़क उठा। उसने धीरे से उसे अलग करना चाहा, लेकिन उर्वी और भी कसकर उससे चिपक गई। उसकी मासूमियत, उसकी गर्माहट और उसका नाजुक बदन जतिन के लिए एक आफत बन गए थे। वह देख तो नहीं सकता था, लेकिन उसकी हर हरकत को महसूस कर रहा था।
उसकी सांसों की लय, उसके नाजुक हाथ सब जैसे जतिन के जज्बातों को भड़का रहे थे। जतिन ने हिम्मत जुटाकर उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखा और उसे हल्का सा ऊपर खींच लिया। उर्वी उसकी गोद में आ गिरी और अनजाने में अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वह गहरी नींद में थी, लेकिन जतिन पूरी तरह से जागा हुआ था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और सिर्फ महसूस करने लगा। उसकी कमर पर अपने हाथ रखे तो ऐसा लगा जैसे न जाने कौन सा खजाना हाथ लग गया हो। उसका दिल कह रहा था कि इस नाजुक एहसास को हमेशा के लिए अपनी बाहों में कैद कर ले। वह उसकी खूबसूरती और मासूमियत में डूबा हुआ था कि तभी उर्वी नींद में ही हल्की सी कसमसा गई। उर्वी जैसे ही जतिन के सीने पर और भी लिपट गई तो उसकी सांसें जैसे थोड़ी देर के लिए रुक गई। वो अचानक कसमसा कर उठी और अपनी नींद में धुंधली सी आंखें खोलकर उसके पास सोई जतिन को देखने लगी। उसे एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि यह इंसान कौन है। वह तो भूल ही गई थी कि उसकी शादी हो चुकी है। उसके हाथ अपने पति जतिन के चेहरे को थामने लगे और वह धीमे से आंखें खोलते हुए बोली, आप कौन हैं? उसके होश अभी तक पूरे नहीं लौटे थे और दिमाग जैसे सुन पड़ा था। उसे यह तक महसूस नहीं हुआ कि वह जतिन को अपने दिल की गहराइयों तक छू जाने का एहसास करवा चुकी है। जतिन की आंखों की चमक ने उसे चौंका दिया। उसके माथे पर बल आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे उन आंखों से उसका पूरा जिस्म पड़ा जा रहा हो। वह झटके से पीछे खिसकी और उठ बैठी। शर्म से उसका चेहरा झुक गया। पास ही पड़ा दुपट्टा उसने उठा लिया और खड़ी हो गई। जतिन भी अपनी नींद से बाहर आते हुए अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता हुआ उठ बैठा और बस हल्का सा मुस्कुरा कर रह गया। शहर के सबसे बड़े हॉल में उस दिन जतिन और उर्वी की शादी का फंक्शन था। चारों तरफ से रोशनी और शोर था। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। दोनों एक साथ स्टेज पर बैठे थे और चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तभी भीड़ को चीरती हुई प्रीति वहां पहुंची और जब उसकी नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उसका दिल जैसे जलकर राख हो गया। वह पूरे तन मन से इस मिलन को सहन नहीं कर पा रही थी। उर्वी का रूप, उसका खुला हुआ चेहरा और उसके चेहरे पर खिली खुशी सब कुछ बयां कर रहा था कि अब वह जतिन के साथ एक हो चुकी है। कल तक जो लड़की उलझन और परेशानी में दिखती थी, आज वही लड़की पूरी तरह निखरी हुई लग रही थी और प्रीति के लिए यह नज़ारा किसी तीर से कम नहीं था। प्रीति ने मन ही मन सोचा कि बड़ी खुश लग रही है। लगता है रात भर मज़े कर आई है। उसकी नज़र जतिन की ओर गई, जो छड़ी के सहारे नीचे उतर रहा था। तभी उसने जहर घोलते हुए कहा, वैसे उर्वी मुंह दिखाई में क्या दिया तुम्हारे अंधे पति ने? जो वह देख ही नहीं सकता तो देगा भी क्या? प्रीति की कड़वी बात सुनकर उर्वी का चेहरा अचानक उतर गया। उसने तकलीफ से कहा कि प्रीति दीदी, आप हर वक्त क्यों जहर उगलती हैं? कभी तो मीठा बोल लिया कीजिए। मगर प्रीति ने दांत भीते हुए कहा कि गलत क्या कहा मैंने? अंधा आदमी मुंह दिखाई देगा कैसे? उर्वी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मुंह दिखाई तो नहीं दी, लेकिन सारी रात सोने नहीं दिया। उन्होंने अपनी बेदर्द मोहब्बत से मुझे तो लगा ही नहीं कि वह देख नहीं सकते। उनका अंदाज तो ऐसा था कि मैं बस शर्माती रह गई। उर्वी की बेधड़क बात ने प्रीति के दिल में आग लगा दी। वह गुस्से में भरकर वहां से उठ गई। उर्वी ने होंठ भी लिए और मुंह फेर लिया, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि जतिन उसके बहुत पास खड़ा है। उसका दिल तेज धड़कने लगा और उसने सोचा, कहीं उन्होंने मेरी बात सुन तो नहीं ली। चेहरे से तो लग ही नहीं रहा कि शायद उन्होंने सुना ही नहीं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। चारों तरफ हलचल थी, हर तरफ चहल पहल थी। आज उर्वी पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई थी। शादी को हफ्ता भर हो चुका था, लेकिन उसका दिल यहाँ से वापस जाने को नहीं कर रहा था। जतिन ने भी कभी उस पर दबाव नहीं डाला कि वह जल्दी आए, लेकिन आज उसके पापा ने दावत रखी थी और जतिन से साफ कह दिया था कि उर्वी को साथ लेकर ही आना। स्टडी रूम में दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। उर्वी नजरें चुराती रहीं और फिर अचानक उठकर बाहर चली गई, मगर कुछ ही देर के बाद वह वापस लौट आई। जतिन उसकी आहट से पहचान गया। वह धीरे से बोली कि मुझे आपके फार्म हाउस नहीं जाना, वहाँ बहुत ही सुनसान है। मैं वहाँ अकेली रह जाऊंगी। प्लीज़ आप शहर में शिफ्ट हो जाइए, वरना मुझे यहीं रहने दीजिए। जतिन ने संजीदा आवाज़ में कहा कि हम आज वापस जाएंगे। उर्वी वहीं अब तुम्हारा घर है। उसकी बात सुनकर उर्वी को तड़प हुई। उसने कहा,
पति कभी अपनी पत्नी की भी सुन लेता है? जतिन उसके पास आया और बहुत करीब झुककर धीरे से बोला, जिस दिन मेरी पत्नी बनोगी उस दिन सुन भी लूंगा। उसकी गर्म सांसें कानों को छू गईं और उर्वी का दिल धड़क उठा। जतिन बाहर निकल गया, लेकिन उसकी बात देर तक उर्वी के दिल में गूंजती रही और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उर्वी के पापा ने उसे रात का खाना खिलाने के बाद वापस भिजवा दिया। वह बहुत ही खराब मूड में अंदर दाखिल हुई और आते ही गुस्से में सब चीजें उतार कर फेंकने लगीं। पहले हील उतारी और 2 नहीं उछालकर दूर फेंक दी, फिर दुपट्टा उतार कर फेंका और बालों को झटके से खोल दिया। वह बिस्तर पर गुस्से में बैठ गई। जतिन को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही थी, जो बहुत धीरे धीरे कदम उठाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ था। उसने अपना चश्मा उतार कर एक तरफ रख दिया। अब वह घड़ी उतार कर दराज में रख रहा था। तभी उर्वी ने गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर कहा कि आप बहुत बुरे हैं मिस्टर जतिन। जतिन ने शांत आवाज में कहा कि धीरे बात करिए। बहरा नहीं हूं मैं, सब नॉर्मल है। हाँ, जानती हूं आप बहरे नहीं हैं, आप अंधे हैं। ये सुनते ही जतिन के हाथ शर्ट खोलते खोलते रुक गए। उर्वी को भी तुरंत अपने शब्दों पर पछतावा। वैसे वह ऐसी नहीं थी, फिर कैसे उसके मुंह से इतनी सख्त बात निकल गई। जतिन ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा कि जानता हूं, अंधा हूं, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें, और गुस्से से अपनी शर्ट उतारकर चेयर पर फेंकी और बाथरूम में बंद हो गया। उर्वी वहीं बैठी रह गई, उसकी आंखें भर आईं। उसने खुद से कहा, यह क्या कर दिया तुमने उर्वी? जतिन का दिल दुखा दिया। अगर वह देख नहीं सकते तो इसमें उनका क्या कसूर है? यह ऊपर वाले की मर्जी है। किसी की कमी पर ऐसे ताने देना कितना गलत है। वह बहुत देर तक जतिन का इंतजार करती रही, लेकिन जतिन बाहर ही नहीं आया। आखिरकार जतिन बाथरूम से बाहर निकला तो उसने नाइट ड्रेस पहन रखी थी। उसकी चौड़ी कंधों वाली मजबूत बॉडी नजर आ रही थी। एक पल को उर्वी को लगा जैसे वह सब कुछ देख सकता है, क्योंकि वह इतनी तेजी और कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा था। लेकिन फिर खुद को समझाया कि नहीं, वो देख नहीं सकता, ये शक बस मेरे मन का वहम है। जतिन बिना कुछ कहे बिस्तर की तरफ बढ़ा और लाइट ऑफ कर दी। उर्वी उसके पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, आई एम सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था कि आपका दिल दुखाने का। प्लीज माफ कर दीजिए। जतिन खामोश रहा। उसने आंखें भी नहीं खोली, बस कहा कि उर्वी सो जाइए, रात काफी हो गई है। उर्वी रोते हुए बोली कि नहीं, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं पीछे नहीं हटूंगी। जतिन ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अच्छा कर दिया है, अब सो जाइए। उर्वी ने चैन की सांस ली और उसके पास आकर लेट गई। उसकी आंखों में अब भी नमी थी, लेकिन दिल में राहत थी। जतिन की कहानी जानने के बाद उर्वी के दिल में उसके लिए इज्जत और प्यार और बढ़ गया था। एक हादसे में जतिन के पापा की मौत हो गई थी और उन्हें बचाते बचाते जतिन की आंखों की रोशनी चली गई थी। उसकी आंखों में कांच के टुकड़े लगे थे और उसी वक्त से वह अंधे हो गए थे और 16 साल गुजर चुके थे। कई सर्जरी हुई, लेकिन रोशनी लौट कर नहीं आई। जतिन ने सब कुछ सहा, चुपचाप, बिना किसी शिकायत के। यही सब जानकर उर्वी के दिल में उसके लिए हमदर्दी और मोहब्बत पैदा हो गई। शारदा जी भी जतिन को अपने बेटे से ज्यादा चाहने लगी थी। उन्होंने उर्वी से कहा कि यह इंसान बहुत अकेला है और मुझे मेरे बच्चों से ज्यादा प्यारा है। ये बहुत ही सब्र वाला है, 4 साल से टूटा पड़ा है, इसे समेट लो उर्वी। मेरी बच्ची इस बात ने भी उर्वी को अच्छा खासा सोचने पर मजबूर कर दिया। वो जतिन को दिल ही दिल में याद करती फार्म हाउस लौट आई। नौकरानी से पता चला कि जतिन कहीं जरूरी काम से बाहर गया हुआ है। जब से जतिन उर्वी को शादी करके फार्म हाउस लाया था, तभी से उसने एक नौकरानी कमला को रख लिया था, ताकि उर्वी को अकेलापन महसूस ना हो। जतिन की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए उर्वी आज अच्छे से तैयार हुई और जतिन का इंतजार करने लगी। आईने में खुद को देखा तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। वह जानती थी कि जतिन उसे देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह बहुत दिल से सज धज कर बैठ गई थी। अंदर से एक अजीब सी खुशी हो रही थी। रात काफी देर तक वह जागकर जतिन का इंतजार करती रही, लेकिन जतिन नहीं आया। थक हार कर गुस्से में उसने अपना ड्रेस बदला और एक नाइटी निकालकर पहन ली। नाइटी पहनते हुए उसे बहुत शर्म आई, लेकिन साथ ही एक अजीब सी तसल्ली भी थी कि आखिर जतिन उसे इस हाल में देख नहीं सकता। उसने सोचा, क्यों ना अपने मन का यह शौक पूरा कर लूं। ब्लैक कलर की सिल्क नाइटी में वह सचमुच किसी अप्सरा जैसी लग रही थी।
जालीदार डिजाइन वाली वो नाइटी उसके घुटनों तक आती थी और उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। वह बिस्तर पर लेटी और जतिन के सोने की तरफ वाली साइड पर हाथ बढ़ाते हुए उसकी यादों में खो गई। नींद धीरे धीरे उसकी आंखों पर भारी होने लगी और वह नींद में खो गई। रात के करीब 2 बज रहे थे। जब जतिन घर लौटा, उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देगा। वो भारी कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने खास कमरे की तरफ गया। वो जानता भी नहीं था कि उर्वी वापस आ चुकी है। जतिन ने वहां जाकर अपनी शर्ट उतारी और जमीन पर फेंक दी। आईने में उसका सीना और चेहरा खून से सना था। चाकू के कई निशान उसके बदन पर बने थे। उसने अपने घाव साफ किए और उन पर एंटीसेप्टिक लगाया। फिर शार लिया और टॉवल बांधकर बाहर आया। इस कमरे में उसका कोई कपड़ा नहीं था, इसलिए उसने दरवाज़ा लॉक किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर का नज़ारा देख ठिठक गया। फेरी लाइट्स जल रही थीं और कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया था। उसकी नज़रें सीधी बिस्तर पर गईं, जहां ब्लैक नाइटी में अप्सरा जैसी दिखती उर्वी नींद में डूबी पड़ी थी। जतिन का दिल एकदम जोर से धड़कने लगा। उसका हाथ अनजाने में अपने सीने पर चला गया। उसके कदम खुद ब खुद बिस्तर की तरफ बढ़ने लगे। वो घुटनों के बल उर्वी के पास बैठ गया और गहरी नज़रों से उसे निहारने लगा। उर्वी के मासूम चेहरे से लेकर उसके सुडोल शरीर तक उसने सब कुछ महसूस किया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने थोड़ा झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए और आंखें बंद कर लीं। उर्वी ने नींद में ही हल्की सी करवट ली, लेकिन फिर दोबारा सो गई। जतिन के अंदर का सारा गुस्सा जैसे गायब हो गया। कुछ पल पहले जो उसका दिमाग आग की तरह जल रहा था, अब वह पूरी तरह से ठंडा हो गया। जतिन ने उसके गालों पर हल्के हल्के होंठ रखे और फिर उसके नाजुक हाथों को अपनी उंगलियों में थाम लिया। उसके जिस्म से उठती खुशबू ने जतिन को मद्दोश कर दिया। वो उसकी गर्दन पर झुककर गहरी सांस भरते हुए बोला, सो ब्यूटीफुल। अपने होठों को उसकी गर्दन से जोड़कर जतिन ने जैसे ही अपने होठों में दबाया, उर्वी के पूरे जिस्म में एक झुरझुरी लेकर पैनिक में आ गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे अभी सीने से बाहर ही आ जाएगा। जतिन ने हल्की हंसी के साथ उसके कानों के पास फुसफुसाया, क्या हुआ मैडम जी? आपने तो बहुत मेहनत करके खुद को संवारा और ये सारी तैयारी मेरे लिए ही तो थी ना। वह बोलता जा रहा था और उसके होंठ लगातार उसके होठों से मिल रहे थे। उर्वी घबराई सी आवाज में बोली, प्लीज पीछे हटिए, कुछ भी आपके लिए नहीं है। अगले ही पल उसने खुद को छुड़ाया और फौरन उठकर दूर जाकर खड़ी हो गई। जतिन ने खुद ही कमरे की लाइट डम कर दी थी ताकि वह उसकी गिरफ्त से निकल जाए। उर्वी अपनी नाइट ड्रेस ठीक करती हुई लाइट ऑन करने लगी तो जतिन की गुस्से भरी आवाज कमरे में गूंज गई, मत ऑन करना। इस वक्त उसकी आवाज सुनकर उर्वी थम गई। जतिन नहीं चाहता था कि वह उसके जिस्म पर पड़े जख्मों के निशान देखे। उर्वी हकला गई, आपने शर्ट क्यों नहीं पहनी? जतिन ने चुपचाप उठकर कबर्ड से ड्रेस निकाला और गुस्से में ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उर्वी की जुबान से अनजाने में निकल गया कि यहीं चेंज कर लीजिए। जतिन वहीं ठिठक गया और सख्त लहजे में बोला कि मैं अंधा हूं, आप नहीं। यह कहकर उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। उर्वी का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। अचानक उसे एहसास हुआ कि कहीं जतिन सच में उसे देख तो नहीं रहा। वह पल भर को पैनिक में आ गई, जबकि सच यह था कि उसके दिल के अंदर जतिन के लिए वह कहीं न कहीं राजी थी। जतिन गुस्से में बाहर आया तो उसकी तरफ देखा तक नहीं और सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया। उर्वी वहीं खड़ी रही, उसे देखती रही। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ तो मिसिंग है, लेकिन क्या? धीरे धीरे चलते हुए वह उसकी तरफ बढ़ी और दराज से उसका मोबाइल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जतिन ने फौरन उसका हाथ अपने हाथों में जकड़ लिया। उसकी आंखें तेज नजरों से चमक रही थीं। उसने दबी आवाज में कहा कि अपनी जगह पर जाकर चुपचाप सो जाइए, वरना मेरे अंदर का जो शैतान है वह जाग गया तो पूरी रात आपकी सिसकियां ही सुनाई देंगी और फिर आप हर रात नींद के लिए तरसेंगी। हर शब्द पर जोर देकर उसने जैसे उसे डरा ही दिया। उर्वी कांप उठी और उसकी आवाज भर्रा गई, प्लीज जतिन। जतिन ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया और वहीं पर लेट गया।
उर्वी ने घबराकर लाइट ऑन कर दी। अचानक रोशनी फैलते ही जतिन ने आंखों से हाथ हटाया और उसकी तरफ सख्त नज़रों से देखा। रोशनी में उसने उर्वी की खूबसूरती को गौर से देखा और अपने दिल के सारे जज्बात दबाने की कोशिश करता रहा, पर उसकी आंखों में चाहत साफ झलक रही थी। उर्वी ने हिम्मत जुटाई और रोते हुए कहा, क्या आप देख सकते हैं? जतिन एक पल को ठहर गया। उसके होंठ सख्त थे, पर आंखों में अलग ही चमक थी। वह तो बस उसके हुस्न में खोया जा रहा था। गहरी सांस भरते हुए वह खड़ा हुआ। दोनों ही उस वक्त काले कपड़ों में थे। जतिन ब्लैक ट्राउज और स्लीवलेस कुर्ते में था, जबकि उर्वी ब्लैक नाइट ड्रेस में। उर्वी की आंखें जतिन की गहरी आंखों से जा टकराई और अगले ही पल जतिन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। वह उसके कान के पास झुका और अगले ही पल जतिन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने सीने से चिपका लिया। वो उसके कान के पास झुका और धीमे से कहा, "यू नो वेरी वेल माई वाइफ।" इतना कहकर उसके कान के लो को हल्के से काट लिया। उसकी बात सुनकर उर्वी के पूरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और 1 हफ्ते पहले का वाकया उसकी आंखों के सामने आ गया, जब वह यही सोचकर चेंज कर रही थी कि जतिन घर पर नहीं है। लेकिन अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और जतिन कमरे में आ गया। उस दिन वह बुरी तरह से अपसेट हुई थी। आज जतिन का इस तरह हर राज से पर्दा उठाना उसकी जुबान को रोक गया। वो उसकी कमर पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठाए हुए था और उर्वी जैसे कांच की गुड़िया जैसी उसकी बाहों में सिमट गई थी। जतिन ने उसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी तो उर्वी सह उठी और उसकी गर्दन जतिन के कंधों पर टिक गई और उर्वी ने उसे जोर से धक्का देकर कहा कि छोड़ दीजिए मुझे। वो गुस्से और दुख से बोली, "आप मुझे चीट कर रहे हैं।" उसके नाजुक हाथों की मार जतिन को जैसे फूलों की छुअन लग रही थी। वह हल्की सी मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। उसका यही मुस्कुराना उर्वी को और गुस्सा दिला रहा था। जतिन ने धीरे से कहा कि किस बात का गुस्सा है उर्वी? इस बात का कि मैं देख सकता हूं या इस बात का कि मैं आपको सर से पांव तक देख चुका हूं? वो रुआंसी होकर उसके बाल नोचने लगी। जतिन घबरा गया और फौरन ही बोला, "ओए, ये क्या कर रही हो? मेरे बाल छोड़ो।" पर उर्वी नहीं रुकी। अगले ही पल उसने उसकी आंखों पर हाथ डाल दिया, जैसे उसकी पलकें ही नोच लेगी। जतिन को भी गुस्सा आ गया। उसने फौरन उसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर एक ही हाथ में जकड़ लिया और पीछे उसकी कमर पर दबा दिया। उसका चेहरा संजीदा हो गया। बोला, "यार, कुछ कहने का मौका तो दो। तुमने तो मेरी एक भी बात नहीं सुनी।" "नहीं।" उर्वी की आवाज़ कांप रही थी। आंखों में आंसू भरे हुए बोली, "आपने क्यों झूठ बोला कि आप देख नहीं सकते?" जतिन की आंखें झुक गईं। इस बार वह मजाक या गुस्से में नहीं था। वह संजीदा हो गया और बोला, "इसकी एक वजह है उर्वी।" उसकी आंखें उसके चेहरे पर जमी थीं और उर्वी उसकी हर बात सुनने लगी। जतिन ने गहरी सांस ली और अपने दिल का बोझ उतारना शुरू किया। बदला लेना था मुझे अपने माँ बाप की मौत का। मेरे दुश्मन कोई गैर नहीं थे, अपने ही खून के रिश्ते थे। वो थमकर बोला, "मेरे दोनों मामाओं ने जायदाद के लालच में मेरी माँ से नफरत पाल ली थी। एक दिन उन्होंने दावत का बहाना बनाया और हमें अपने घर बुलाया। वहां उन्होंने माँ से जायदाद के कागजों पर साइन करने के लिए कहा। माँ ने साफ इनकार कर दिया और पापा के साथ वहां से निकल गई, पर मामाओं ने गाड़ी पर हमला करवा दिया।" जतिन की आवाज़ रुंध गई। उनकी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं, टायर फट गए। पापा ने बहुत संभालने की कोशिश की, पर गाड़ी बेकाबू हो गई और सीधे पेड़ से जा टकराई। मैं पीछे सीट पर बैठा सब देख रहा था। मम्मी ने मुझे अपनी तरफ खींचकर बचाने की कोशिश की। मेरी आंखों में कांच के टुकड़े घुस गए, सब खून से लथपथ था। तभी मैंने अपनी माँ की आखिरी चीख सुनी थी कि मार दो इन दोनों को। उस आवाज़ का बोझ आज तक मेरे कानों से नहीं गया। जतिन की आंखों में आंसू छलक आए थे। सब सुनकर उर्वी की आंखें भी भर आईं। वह चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। जतिन ने खुद को संभाला और बोला, "तुम्हारे पापा ने मुझे सबकी नज़रों से छुपा दिया। उन्होंने मेरा इलाज करवाया। मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए तुम्हारे पापा ने सब जगह फैला दिया कि जतिन अब अंधा हो गया है। पर असलियत यह थी कि मेरी नज़र काफ़ी हद तक वापस आ चुकी थी। ये राह सिर्फ तुम्हारे पापा को पता था, ताकि मैं मामाओं के हाथ से महफूज रह सकूं। इसलिए मैंने अंधापन का नाटक शुरू किया। मैंने अपने माँ बाप की मौत का बदला लेने की कसम खाई। वह बहुत तकलीफ वाले साल थे। अब जब मैंने अपने छोटे मामा को अपने ही हाथों से नरक भेजा, मेरी आत्मा तक कांप गई थी।
जतिन ने अपने हाथों को देखते हुए कहा कि हाँ, मेरे हाथ खून सेंगे हुए हैं। उर्वी डर से पीछे हट गई। उसकी आवाज़ कांप रही थी कि आपने कत्ल कर दिया। जतिन की आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। बोला, हाँ, कत्ल किया, क्योंकि खून का बदला खून से ही लिया जा सकता है। मेरी माँ और पापा की मौत का हिसाब उनकी मौत से ही पूरा हो सकता था। उर्वी ने आंखें भीगी रखते हुए कहा, पर कत्ल तो कत्ल है। जतिन, आप ऐसे तो किसी की जान नहीं ले सकते। वो धीरे धीरे उसके पास आई और बहुत धीमी आवाज में बोली कि आप चाहे कुछ भी कहें, पर खून से कभी इंसाफ नहीं होता। जतिन उसके बेहद करीब आ गया। उसकी आंखें खून से लाल हो रही थीं। बोला, पर मैं तो उसे मार चुका हूं। अब बस उसकी सांसें बाकी हैं। पिछले 2 साल से मैंने अपने मामा को तहखाने में कैद कर रखा है। हर रोज उसको तकलीफ दी, जहर जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया, लेकिन मौत नहीं दी, क्योंकि मौत से पहले उसे हर लम्हा तड़पाना जरूरी था। और अब उसका बड़ा भाई भी उसी तहखाने में कैद है। जतिन की सांसें तेज हो रही थीं, उसकी गर्दन की नसें खींच रही थीं। वह बुरी तरह गुस्से में आया। उर्वी ने घबराकर उसके हाथ पकड़ लिए। जतिन की आंखें पागलपन में डूबी थीं। उसने कहा, उर्वी, तुम यहां से चली जाओ। मुझसे मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। कहीं तुम्हें ही चोट ना पहुंचा दूं। उर्वी की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते हुए उसके और करीब आई और अपने कदमों पर उठकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। जतिन के पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आंख पर ठंडी बारिश कर दी हो। पल भर को वह कुछ सोच ही नहीं पाया। उर्व अपने होठों को हटाने का नाम नहीं ले रही थी। उसके होठों की नमी जतिन के अंदर उतर रही थी। अगले ही पल उसने खुद भी अपना काबू खो दिया और उसकी कमर पकड़कर उसे जोर से अपनी ओर खींच लिया। उसके नाजुक होठों को उसने अपने सख्त होठों में दबा लिया। उर्वी छटपटाई पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन इस बार जतिन की गिरफ्त से खुद को छोड़ा नहीं पाई। उसकी सांसें जतिन की सांसों में घुल गईं। वह बुरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसने उसका सिर थाम लिया और उसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझा लिया। उर्वी कांपती हुई आवाज में बोली, जतिन, प्लीज खुद पर कंट्रोल कीजिए। मुझे आपके गुस्से से डर लगता है। जतिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि खुद को मुझे सौंप दो। उर्व, तभी मुझे सुकून मिलेगा। मैं बरसों से आग में जल रहा हूं। मुझे कोई बहुत अपना चाहिए, जिसके सीने से लगकर अपना दर्द बांट सकूं। उसकी आंखों में तकलीफ साफ झलक रही थी। उर्वी भी उसके दर्द को महसूस करती हुई वह धीरे से उसके सीने से लग गई। उसकी धड़कनों में खुद को डुबो दिया। जतिन पल पल पिघलता जा रहा था और उर्वी भी उसकी गिरफ्त में ढलती जा रही थी। उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा कि पहले आप मुस्कुराइए जतिन, आपकी मुस्कान देखे बिना मुझे भी डर लग रहा है। उर्वी ने अपनी शर्त रख दी, क्योंकि जतिन के गुस्से की तपिश से वह सचमुच सहमी हुई थी। जतिन उसकी तरफ देखे चला जा रहा था। उसकी नज़रें जैसे उस पर थम सी गई थीं। उसने धीरे से कहा कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, छोटी सी प्यारी सी गुड़िया। उसके लहजे में वह नरमी थी जो उर्वी को अंदर तक छू गई। जतिन की आंखों में डूबते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उर्वी के दिल को उसकी मुस्कान ने जैसे सुकून दे दिया। जतिन ने बिना कुछ और कहे अचानक उसे हल्के से धक्का दिया और वह सीधे पीछे जाकर बिस्तर पर गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो गईं और गालों पर लाली उतर आई। जतिन उसकी तरफ बढ़ा। उसकी नज़रें उर्वी के जिस्म पर घूम रही थीं। उसने एक झटके में अपनी कुर्ती उतारकर फेंक दी और उसके बेहद करीब आ गया। उर्वी ने घबराकर दोनों हथेलियां उसकी आंखों पर रख दीं और कांपते हुए बोली कि क्यों जुल्म कर रहे हो? अब जान लेने का इरादा है क्या? जतिन मुस्कुराया, झुककर उसके चेहरे पर अपनी गर्म सांसों को छोड़ दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि तुम्हारी यह हालत देखकर तो सच में मेरी जान निकल जाएगी। कमरा अब सिर्फ उन दोनों की धड़कनों की आवाज से भर गया था। जतिन ने धीरे धीरे उसके हाथों को हटाया और अपनी गहरी नज़रों से उसका चेहरा पढ़ने लगा। वह पल उर्वी के लिए किसी जादू से कम नहीं था। कमरे की लाइट्स डम हो चुकी थीं, पर्दे गिरा दिए गए और माहौल में वह दोनों खो गए। उर्वी ने भी दिल की गहराई से खुद को अपने पति को सौंप दिया। उस पल दोनों के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था। जतिन के लिए अब सब साफ था। उसने उर्वी से वादा निभाते हुए अपने मामाओं को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरी सच्चाई सामने आई और अब हर किसी को पता चल गया कि जतिन देख सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। इस बार प्रीति का गुस्सा आसमान को छू गया। उसकी चालें बेकार हो चुकी थी।
पर वो अब सब कुछ बर्बाद करने पर तुली थी। उसी बीच बात निकली कि जतिन और उर्वी दुबई हनीमून पर जाने वाले हैं। प्रीति ने तय कर लिया कि यह सफ़र वह पूरी तरह से बिगाड़ देगी। एक दिन घर के बड़े हॉल में सब इकट्ठा थे। वहां का सन्नाटा डरावना था। प्रीति की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह जमीन की तरफ देख रही थी और उसकी माँ पास बैठी हुई सब देख रही थी, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही थी। जो खेल प्रीति खेल चुकी थी, अब उसके बाद कुछ कहना बेकार था। तभी जतिन की आवाज़ गूंजी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। उसकी बात सुनकर हॉल में जैसे बम फटा। उर्वी का पूरा जिस्म डगमगा गया। वह वहीं खड़ी रह गई। उसकी माँ ने फौरन उसे पकड़ लिया ताकि वह गिर ना जाए। उर्वी के पापा ने जतिन के सामने हाथ जोड़ दिए। उनकी आवाज़ कांप रही थी, जतिन, मैं नहीं चाहता कि यह सब हो, लेकिन मेरी बेटी की इज्जत दांव पर लगी है। अब सिर्फ तुम ही हो जो यह दाग मिटा सकते हो। जतिन के चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र सामने खड़ी हुई उर्वी पर पड़ी। उसका चेहरा बिल्कुल सोना सा दिखा। आंखें भरी हुई थीं, पर आंसू नहीं थे। उसमें एक अजीब सा दर्द भी था जो जतिन के दिल तक जा लगा। जतिन ने भी गहरी सांस भरी और ठंडी आवाज में कहा कि शादी का बंदोबस्त कर दो, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर वह सीधे उर्वी की तरफ बढ़ा। उसकी कलाई पकड़कर खींच लिया। उर्वी ने अपनी कलाई छुड़ाई नहीं। वह उसकी पकड़ के साथ बहती चली गई। उर्वी की माँ ने रोते हुए कहा, यह मेरी बेटी के साथ साथ मेरी जान भी जाती है। जतिन, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। यह कहकर वह रोती हुई वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ प्रीति के चेहरे पर एक तसल्ली से भरी मुस्कान थी। आखिरकार वह अपनी चाल में कामयाब हो चुकी थी। गाड़ी में बैठने के बाद जतिन बेहद खामोशी से ड्राइव करता रहा। उर्वी भी उसके बगल में बैठी हुई थी, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोली। उसकी खामोशी जतिन को अंदर से चीर रही थी। आखिरकार उसने ब्रेक मारकर गाड़ी साइड में लगा दी। उसकी आंखों में पागलपन था। वह बोला, क्या तुम चाहती हो जतिन मर जाए? उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन बेहद गहरी थी। उर्वी की आंखें छलक गईं। उसने टूटी आवाज में कहा कि जतिन, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। यह सब सोच सच कर मैं खुद को खत्म कर रही हूं। आप और प्रीति के बारे में सुनकर मेरी सांस अटक जाती है। जतिन की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा कि तुम मुझ पर शक कर रही हो। भोरवी, तुम मुझ पर यकीन नहीं करती। यह उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा कि दिल से मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। पर तुमने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया? तुमने क्यों मान लिया कि मैं प्रीति से शादी कर लूंगा? उर्वी ने कांपते हुए कहा, क्योंकि आपने खुद हामी भरी ना। आपने ही कहा था कि आप शादी करेंगे। जतिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि वह सब एक प्लान था। अब वक्त आ गया है कि प्रीति की सारी चालों का हिसाब एक ही बार में दिया जाए। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और बोला, वादा करो तुम सिर्फ मेरी हो। उर्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसकी हथेली पकड़ ली और फुसफुसाई, मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारी हूं और हमेशा रहूंगी। जतिन ने उसे अपने सीने से लगाया, उसके माथे पर माथा टिकाया और कहा कि जस्ट ट्रस्ट मी, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और भी। लेकिन उसी बीच प्रीति ने एक नई चाल चली। उसने सबके सामने रो रो कर इल्ज़ाम लगाया कि जतिन उसके कमरे में आता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसने यहाँ तक कि खुद अपने कपड़े फाड़ दिए ताकि झूठ को सच का रंग दे सके। घर में सबको पता था कि यह झूठ है, पर उसने अपनी इज्जत की आड़ में सबको मजबूर कर दिया। उर्वी के पापा टूट चुके थे। उन्होंने जतिन के हाथ जोड़ लिए। उनका दिल चाहता था कि वह प्रीति को जान से मार दे, पर उनके बड़े भाई ने रोक लिया और फिर सबको मजबूर होकर वह दिन देखना पड़ा। 2 दिन के बाद सब लोग उसी हॉल में फिर से जमा हुए। इस बार दुल्हन बनकर बैठी थी प्रीति। जब दरवाज़ा खोलकर उर्वी अंदर दाखिल हुई तो प्रीति ने उसे देखते ही अपने होठों पर एक जहर भरी मुस्कान सजा ली। वह अपना लहंगा संभालती हुई उसकी तरफ बढ़ी और धीरे से बोली कि फाइनल ही तुम्हारा पति अब मेरा बन रहा है। देखना कैसे मैं उसे अपने हुस्न और प्यार के जाल में ऐसे उलझाऊंगी कि वह तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा। उसकी आवाज़ में इतनी जहरीली चालाकी थी कि कोई भी सुनकर कांप जाए। लेकिन उर्वी का चेहरा बिल्कुल शांत था। वह मुस्कुराई और बहुत सदी हुई आवाज़ में बोली, स्टेज तो मैंने अपने हाथों से सजाया है। उम्मीद करती हूँ आप इस स्टेज तक सही सलामत पहुँच भी जाओ। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने वहां आग जला दी हो।
उर्वी की बात सुनकर प्रीति एक पल के लिए हैरत में आ गई। फिर सर झटक कर बोली, वाह भाई, वाह! अपनी सौतन के लिए स्टेज सजाने आई हो तुम तो बहुत बड़ी दिलवाली निकली। लेकिन उर्वी फिर से मुस्कुरा दी और उसके लहजे में इस बार और भी ज्यादा ठंडक थी। अभी थोड़ी देर में सबको पता चल जाएगा कि किसका स्टेज सजा है। उसकी यह बात प्रीति को अंदर तक बेचैन कर गई, मगर उस बेचैनी को छुपाकर उसने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान डाल ली। इसी बीच उर्वी के पापा और बाकी मेहमान अंदर आ गए। सब लोग माहौल देखकर खुश थे। प्रीति ने तुरंत अपना घूंघट खींच लिया और चेहरे पर एक मोहक मुस्कान ले आई। शादी की तैयारी शुरू हो गई और जब प्रीति ने अपने बराबर बैठे हुए दूल्हे को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घूंघट के अंदर से उसने नजर उठाई और देखा कि वह जतिन नहीं बल्कि कोई और था, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। उसकी आंखें इतनी खौफनाक थीं कि प्रीति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस इंसान का चेहरा साफ बता रहा था कि अगर उसने जरा सा भी इनकार किया तो अगला पल उसका आखिरी होगा। प्रीति का बाप भी वहीं मौजूद था। उसने बंदूक को लॉक खोलते हुए प्रीति की तरफ देखा। प्रीति ने तुरंत अपना सर झुका लिया और मजबूर होकर वहीं बैठ गई। उर्वी ने यह सब देखा तो उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। उसने गहरी सांस ली और प्रीति पर अफसोस भरी नजर डाली। सबको समझ आ गया कि खेल अब पलट चुका है। थोड़ी देर में शादी की रस्में पूरी हुई। मेहमानों को खाना परोसा गया और पूरे घर में रौनक फैल गई। प्रीति सबको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। कमरे में जाते ही उसने खूब शोर मचाया, चिल्लाई और चीजें तोड़ डालीं। उसकी माँ ने गुस्से में उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। प्रीति को वहीं चुप बैठना पड़ा। यह नज़ारा देखकर उर्वी को अपना खुद का शादी वाला दिन याद आ गया, जब उसके साथ भी ना जाने कितनी परेशानियां हुई थीं। वह एक कोने में खड़ी होकर उन सब पलों को सोचते हुए हल्का सा मुस्कुरा दी। उसी वक्त पीछे से जतिन की आवाज़ आई, क्या बात है, मेरी पत्नी अकेली अकेली मुस्कुरा रही है। उर्वी चौंक गई और पलटकर देखा तो जतिन खड़ा हुआ था। उसने हंसकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस सोच रही हूं कि शायद शादी वाले दिन थप्पड़ खाना हमारी फैमिली की परंपरा बन गई है। पहले मैंने खाया था और आज प्रीति ने भी खा लिया। जतिन उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, उर्वी, यकीन मानो, अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि तुम्हारे साथ इतनी जबरदस्ती की जा रही है तो मैं उस वक्त कभी भी शादी के लिए हाँ नहीं करता। मैं तो तुम्हें खोने से डर गया था। उर्वी ने उसकी बात काटते हुए हंसकर कहा, अरे अब मैं तुम्हारी पत्नी हूं जतिन, मैंने तो तुम्हें सोच समझकर अपना बना लिया। उस दिन भले ही गुस्से में इनकार कर दिया, लेकिन विदाई के वक्त ही दिल से तुम्हें अपना मान चुकी थी। जतिन ने हल्की मुस्कान दी और बोला, सच मानो, शायद शादी के 6 महीने बाद आखिरकार मेरी पत्नी ने मुझे पकड़ ही लिया। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो एक दिन में पकड़ लेता। उर्वी ने हंसते हुए उसकी बात पर मजाक किया, हाँ बिल्कुल, आप तो बहुत तेज हो। दोनों इस तरह एक दूसरे को चिढ़ाते रहे और कमरे का भारी माहौल हल्का हो गया। थोड़ी देर बाद जतिन ने कहा कि चलो अब निकलते हैं। पता है ना, आज रात हमारी दुबई वाली फ्लाइट है। उर्वी ने पूछा, अभी क्यों निकलना है? शाम तक रुकते हैं ना, सबके साथ शादी वाले घर में। जतिन ने उसकी कमर पकड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, माय वाइफ, शादी वाला घर तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की ज़रूरत है। रात की फ्लाइट का मतलब है कि अपने स्पेशल मोमेंट्स हमें दिन में ही एंजॉय करने पड़ेंगे। मैंने तुम्हारे लिए खूबसूरत नाइटी भी ऑर्डर की है, आज दिन में ही पहन लेना। जतिन की यह बात सुनकर उर्वी का चेहरा लाल हो गया। वह शर्म से बोली, जतिन, क्या हो गया है? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? वह बुरी तरह से शर्मा रही थी और जतिन हंसते हुए उसकी हालत देख रहा था। सामने ही प्रीति की विदाई हो रही थी। घूंघट के अंदर से उसने दोनों को खतरनाक नजरों से देखा और अपने दूल्हे के साथ गेट की तरफ बढ़ गई। जतिन ने धीमी आवाज में कहा कि चलो, अब इसका घर भी सज गया है, लेकिन याद रखना, यहाँ साजिशें खत्म नहीं होंगी। वहाँ इसकी 3 नंदे और 2 जेठानियां हैं। अब देखना वहाँ कैसी कैसी चालें चलेगी। जतिन की बात सुनकर उर्वी की आंखें चौड़ी रह गईं। उसने हैरत से कहा, ये किस जन्म का बदला ले रहे हो आप इससे? उसके साथ इतना बड़ा खानदान क्यों मिला रहे हो? जतिन हंसकर बोला, अच्छी बात है ना, वहाँ इसकी चालें इसी को खा जाएंगी। हमारी जान थोड़ी हल्की रहेगी। उर्वी ने उसे मुक्का मारा और बोली, आप भी ना जतिन। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से कहा कि हाथ हल्के रखा करो मैडम। उर्वी भी मुस्कुरा दी।
असल में जतिन ने बरसों से नफरत की आग में जिंदगी गुजारी थी, लेकिन उर्वी की मोहब्बत ने उसके अंदर का अंधेरा खत्म कर दिया। यह सच था कि नफरत का जवाब नफरत से देना इंसान को और गंदा कर देता है, मगर मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है कि वह हर अंधेरे को खत्म कर सकती है। जतिन के लिए उर्वी किसी रोशनी से कम नहीं थी, और प्रीति चाहे जितनी भी चालें चलती, उसकी सच्चाई अब उसके पीछे खड़ी ससुराल खुद ही उजागर कर देगा। प्रीति की विदाई के बाद हवेली के माहौल में अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। जितनी भीड़ थी उतनी ही खामोशी भी। कोई खुलेआम कुछ नहीं बोल रहा था, मगर सबके दिल में एक ही सवाल था कि प्रीति जैसी लड़की उस बड़े घर में जाकर कैसे निभाएगी। उर्वी ने भी दूर से उसकी विदाई देखी और अपने अंदर एक राहत महसूस की। अब यह औरत उसकी जिंदगी से बाहर हो गई, मगर साथ ही उसके दिल के किसी कोने में यह डर भी था कि ऐसी औरत कहीं भी जाएगी तो वहां भी उथल-पुथल मचा देगी। जतिन ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि उर्वी, अब बस हमारे सफ़र की शुरुआत है। पीछे जो भी गंदगी थी उसे यहीं छोड़ दो, हमें आगे देखना है। उर्वी ने सर हिलाया और उसके कंधे पर सर रख दिया। जतिन ने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों हवेली से बाहर निकल पड़े। रास्ते भर उर्वी खामोश थी। वह खिड़की से बाहर पेड़ों ओन को देख रही थी, जैसे खुद को यकीन दिला रही हो कि सच में अब उसकी जिंदगी बदल रही है। थोड़ी देर के बाद जतिन ने गाड़ी रोक दी। उसने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा और बोला, उर्वी, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में अभी भी बहुत सारी बातें अटकी हुई हैं। मुझे कहने दो कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे हालात कैसी भी हों। उसने उसकी हथेली पकड़ ली और कसकर दबा दी। उर्वी की आंखें नम हो गईं। उसने फुसफुसाकर कहा कि जतिन, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। उनकी गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी छाई रही, लेकिन उस खामोशी में भी एक अपनापन था, जैसे दो लोग बिना बोले ही एक दूसरे से दिल की बातें कर रहे हों। उर्वी को लगा कि यह सफ़र सिर्फ दुबई का नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी का है। जब वह एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां की रौनक कुछ और ही थी। जगमगाती लाइटें, लोगों की चहल पहल, अनाउंसमेंट की आवाज़ें। उर्वी ने जतिन का हाथ थाम लिया। भीड़ में खो जाने का डर उसे सताने लगा। जतिन ने हल्की मुस्कान दी और बोला, डरो मत, मैं हूं ना। यह शब्द उर्वी के दिल को जैसे सुकून की चादर ओढ़ा गए। फ्लाइट में बैठने के बाद जतिन ने खिड़की से बाहर झांका। वह बहुत देर तक आसमान को देखता रहा। उर्वी ने उसका चेहरा गौर से देखा। उसमें अब भी कहीं ना कहीं अपने बीते हुए दर्द की परछाई थी। उसने उसकी उंगलियां थामते हुए धीरे से कहा कि जतिन, अब आपके लिए आसमान खुला है, आप चाहे तो उड़ सकते हैं, आपके साथ मैं हूं। जतिन ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि उसने सच में अपनी मंजिल पा ली है। दुबई पहुंचने के बाद दोनों होटल के कमरे में दाखिल हुए। वहां से समुद्र का नज़ारा दिख रहा था। हवाओं में नमक और आज़ादी की खुशबू थी। उर्वी बालकनी में खड़ी होकर समुंदर की लहरों को देख रही थी। जतिन पीछे से आया और उसकी कमर में हाथ डालकर बोला, जिंदगी भी इन लहरों की तरह है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, लेकिन अगर साथ देने वाला सच्चा हो तो हर तूफान आसान हो जाता है। उर्वी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, जतिन, आपके साथ मुझे किसी तूफान का डर नहीं लगता। आपके बिना तो एक हल्की हवा भी मुझे गिरा सकती है, लेकिन आपके साथ मैं सबसे बड़ी आंधी का भी सामना कर सकती हूँ। जतिन ने उसके माथे पर किसकी किया और बोला, यही भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। रात का खाना खाने के बाद दोनों कमरे में लौटे। वहां का सन्नाटा सिर्फ उनकी सांसों की आवाज से भर गया। जतिन ने धीरे से कहा, उर्वी, अब मैं चाहता हूं कि जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजरे, चाहे खुशी हो या दर्द, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। उर्वी ने उसकी आंखों में आंसू भरकर देखा और बोली, और आप मेरी पहली मोहब्बत भी हो और आखिरी भी। उस रात दोनों ने पहली बार सचमुच चैन से नींद ली। सुबह जब सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुईं तो उर्वी ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी सच में बदल चुकी है। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ती। होटल की लॉबी में अखबार रखा था। उसमें बड़ी हेडलाइन छपी थी कि प्रीति के ससुराल में बवाल, नंद और जेठानियों से झगड़ा, दूल्हे के परिवार ने गंभीर आरोप। ये खबर पढ़कर उर्वी का दिल जोर से धड़कने लगा। जतिन ने अखबार उठाया और एक लंबी सांस भरकर बोला,
देखा, मैंने कहा था ना कि औरत जहां जाएगी वहां बर्बादी लेकर आएगी। उर्वी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, जतिन, हमें अब और उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। उसने खुद अपने लिए रास्ता चुना है। हमारा रास्ता बिल्कुल अलग है। जतिन ने उसकी बात मानते हुए अखबार टेबल पर रख दिया। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं यह बात साफ थी कि प्रीति इतनी आसानी से उनकी जिंदगी से बाहर नहीं होने वाली। दुबई की वह रात दोनों के लिए किसी नई किताब के पहले पन्ने जैसी थी। समंदर की आवाज़ें, रोशनी से जगमगाते रास्ते और हवा में घुला हुआ आज़ादी का एहसास, सब कुछ उर्वी को किसी सपने के जैसा लग रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मोड़ आएगा जहां उसका हाथ थामे जतिन उसके साथ खड़ा होगा। सुबह उठते ही जतिन ने खिड़की खोली तो धूप की सुनहरी किरणें पूरे कमरे में फैल गई। उर्वी अभी भी नींद में थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी। जतिन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला कि तुम्हें जब मैं देखता हूं तो लगता है जैसे मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो गई है। उर्वी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी बातों से लगता है जैसे सपने में भी मुझे ही देखा है। अब दोनों ने हंसकर सुबह की शुरुआत की। दिन भर उन्होंने दुबई घूमने का प्लान बनाया। मॉल ऑफ एमिरेट से लेकर बुर्ज खलीफा तक हर जगह उन्होंने अपने लम्हों को कैमरे में एक और दिलों में कैद किया। उर्वी का मासूम सा चेहरा जतिन के चेहरे पर मुस्कान ला देता था। उसने कितनी ही बार उसका हाथ थामा, जैसे उसे यकीन दिलाना चाहता हो कि अब उसकी दुनिया में सिर्फ वही है। लेकिन खुशी के इन लम्हों के बीच किस्मत का दूसरा चेहरा भी धीरे धीरे सामने आ रहा था। होटल में लौटकर जब उर्वी ने रिसेप्शन पर अपना पासपोर्ट लिया तो उसके साथ एक सफ़ेद लिफाफा भी था। उस पर सिर्फ उसका नाम लिखा था। उर्वी उसने लिफाफा खोला। अंदर एक छोटी चिट्ठी थी। उर्वी, तुम्हें लगता है कि मुझसे पीछा छुड़ा लिया है। सच तो यह है कि मैं जहां जाऊंगी वहां तुम्हारे नाम की परछाई जरूर छोड़ूंगी। तुम्हारे जतिन को यह यकीन मत दिलाना कि तुम ही उसकी दुनिया हो। वो दुनिया मैं हूं और मैं कभी हार नहीं मानूंगी। प्रीति चिट्ठी पढ़ते ही उर्वी का चेहरा उतर गया। उसका दिल डर से कांप उठा। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि प्रीति यहां तक कैसे पहुंच गई। जतिन ने उसका चेहरा गौर से देखा और धीरे से उसके हाथ से चिट्ठी ले ली। उसने पढ़कर उसे टेबल पर रख दिया और बोला, उर्वी, यह औरत अब भी चाहती है कि हमें डराकर अलग कर देगी, लेकिन मैं वादा करता हूं चाहे वह कुछ भी करे, वो हमारे बीच में नहीं आ सकती। उर्वी ने उसकी आंखों में झांक कर कहा कि जतिन, मैं डरती नहीं, बस कभी कभी सोचती हूं कि ऐसी औरत का आखिर मकसद क्या है। जब प्यार ही नहीं है तो क्यों पीछा करती है। जतिन ने गहरी सांस लेकर कहा कि कुछ लोग जिद्दी होते हैं, उर्वी, उन्हें हारना मंजूर नहीं होता। भले ही वह गलत राह पर हो, प्रीति भी उनमें से ही एक है। लेकिन अब हमें तय करना है कि हमें अपनी जिंदगी को उसके साए से बचाना है। उस रात दोनों बालकनी में बैठे काफी देर तक बातें करते रहे। समंदर की लहरें बार बार किनारे से टकरा रही थीं। उर्वी ने जतिन के कंधे पर सर रख दिया और कहा, अगर आप साथ हो तो मुझे किसी साए से डर नहीं लगता। जतिन ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुम्हें अब सिर्फ उजाला मिलेगा। अंधेरा जितना भी गहरा हो, तुम्हारा हाथ थामे। मैं हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन किस्मत का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले ही दिन जब दोनों बुर्ज अल अरब में डिनर के लिए गए तो अचानक जतिन के फोन पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर वही नाम था जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था। प्रीति उर्वी ने उसकी आंखों में देखा। जतिन ने कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे की संजीदगी साफ बता रही थी कि तूफान अभी भी बाकी है। जतिन के फोन पर जब प्रीति का नाम चमका तो उर्वी ने बस उसकी आंखों को देखा। वहां गुस्सा भी था, एम्ब्रेसमेंट भी थी और कहीं ना कहीं एक थकान भी कि कब तक यह औरत उनकी जिंदगी में तूफान बनकर आती रहेगी। जतिन ने कॉल रिसीव नहीं किया। मोबाइल को टेबल पर रखकर उसने चाकू कांटे से खाना खाने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि अंदर ही अंदर उबाल उठ रहा है। उर्वी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया कि कॉल उठाओ जतिन, भागने से अच्छा है कि सच का सामना कर लो। मैं यहां हूं, डरने की कोई वजह ही नहीं है। जतिन ने उसकी तरफ देखा। उसकी मासूम आंखों ने उसकी बेचैनी कुछ पल में शांत कर दी। उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव कर ली। फोन मिलते ही उधर से ठंडी लेकिन जहर भरी आवाज गूंजी, तो कैसे हो मेरे होने वाले पति, या ये कहूं किसी और की गोद में बैठे मेरे ख्वाबों के सौदागर। जतिन का खून खौल उठा। प्रीति, सुनो, जितनी गंदी सोच है ना तुम्हारी,
उतनी ही गंदी तुम्हारी चालें भी हैं। तुम भूल जाओ कि मैं कभी तुम्हारा था या हो सकता हूं। अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ उर्वी है, और अगर तुमने फिर से हमारे बीच में आने की कोशिश की तो तुम्हें पहचानने में एक पल भी नहीं लगाऊंगा। फोन के उस पार हल्की सी हंसी गूंजी। जतिन, तुम्हें लगता है कि यह खेल तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें मालूम भी नहीं है कि मैं कितनी गहरी जड़ें जमा चुकी हूं। तुम्हारा पास, तुम्हारा बीता वक्त सब मैंने अपने कब्जे में कर लिया है। और हाँ, तुम्हारी प्यारी बीवी उर्वी, उसे भी तो मैं कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। जतिन कुछ कह पाता उससे पहले ही फोन कट गया। उर्वी ने उसकी आंखों में देखा और बहुत शांत लहजे में बोली, जतिन, डरने की नहीं, समझदारी से कदम बढ़ाने की जरूरत है। अगर वह कह रही है कि उसके पास तुम्हारे पास्ट की चाबी है, तो हमें पहले ही जान लेना होगा कि वह कौन सा राज है। जतिन ने माथे पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उर्वी, मेरे पास्ट में बस अंधेरा है, लेकिन एक राज ऐसा है जिसे मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया। वह शायद वही है जिसके सहारे प्रीति हमें तोड़ने की कोशिश कर रही है। उर्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो बताइए ना मुझे, मैं आपकी पत्नी हूं जतिन। मुझे आपके पास्ट का सच जानने का पूरा हक है। और यकीन मानिए, सच चाहे कितना भी डरावना हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर खामोशी रही। हवाओं में अजीब सी ठंडक छा गई। फिर जतिन ने गहरी सांस लेकर कहा कि यह बात सिर्फ एक इंसान जानता था, और वह अब इस दुनिया में नहीं है। उर्फी, मैं बचपन से ही बहुत गुस्सैल था। मैंने कई गलतियां की, लेकिन एक गलती ऐसी है जिसे सोचकर आज भी मेरा दिल कांप उठता है, और शायद वही गलती प्रीति तक पहुंच चुकी है। उर्वी की आंखें फैल गईं। कौन सी गलती जतिन? जतिन ने अपने होंठ काटे। उसकी आंखें भर आईं। एक हादसा जिसमें एक जिंदगी मुझसे छीन गई थी। मैं उस दिन से अब तक चैन से नहीं सो पाया हूं। और अगर प्रीति ने सच में उस बात को अपने हाथ में ले लिया है, तो समझ लो कि वह किसी भी वक्त उस राज को हथियार बनाकर हमें तोड़ने की कोशिश करेगी। उर्वी ने उसका चेहरा थाम कर कहा, तो फिर यही वक्त है कि हम दोनों मिलकर उस सच्चाई का सामना करें। अगर तुम बीते वक्त से भागोगे तो वह हमेशा पीछा करेगा, लेकिन अगर उसी गुजरे कल की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए तो कोई भी प्रीति हमें नहीं हरा पाएगी। उसकी बातों ने जतिन के दिल में अजीब सा सुकून भर दिया। तुम सच में मेरी हिम्मत हो उर्वी। अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी के राज का डर नहीं। लेकिन उसी वक्त उर्वी का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके होश उड़ गए। नंबर अनजान था, लेकिन व्हाट्सएप पर एक वीडियो मैसेज आया। उसने प्ले किया तो वीडियो में वही हादसा था जिसके बारे में जतिन अभी अभी बता रहा था। उर्वी के हाथ कांप उठे। उसने वीडियो को रोक दिया और जतिन की तरफ देखा। जतिन, ये सब कैसे? ये वीडियो किसके पास से? जतिन ने वीडियो देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये वही राज है उर्वी, वही हादसा, और अब साफ है कि प्रीति ने इस राज को अपना हथियार बना लिया है। उर्वी ने फोन टेबल पर रख दिया और जतिन की आंखों में गहराई से देखा। उसके चेहरे पर कोई सवाल नहीं था, कोई इल्जाम नहीं, बस एक भरोसा था कि उसका पति चाहे कितना भी टूटा हुआ क्यों ना हो, वह उसे अपने प्यार से संभाल लेगी। जतिन का गला भर आया। उसके होंठ हिल रहे थे पर शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उर्वी ने उसका हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और बोली, जतिन, इंसान गलती करता है, कभी हालात से तो कभी अपने गुस्से से, लेकिन जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका देती है। आज वही मौका हमारे सामने है। तुम जितना खुद को कोसते रहोगे, उतना ही प्रीति जैसी औरतें फायदा उठाएंगी। लेकिन अगर तुम अपनी सच्चाई दुनिया के सामने खुद रख दोगे तो किसी के पास तुम्हें ब्लैकमेल करने का हक नहीं बचेगा। उसके शब्द सुनकर जतिन की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने महसूस किया कि उर्वी सिर्फ उसकी पत्नी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का वह सहारा है जो उसे अंधेरे से खींचकर रोशनी में ला सकती है। उसने पहली बार इतना हल्का महसूस किया। उसने धीरे से कहा, तुम ठीक कहती हो उर्वी, मैं अब और भागना नहीं चाहता। अब जो भी होगा मैं खुद सबको बताऊंगा। मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा ताकि कोई और इसका इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना कर सके। कुछ दिन के बाद हवेली में सब रिश्तेदार और परिवार वाले बैठे थे। जतिन खड़ा हुआ और सबके सामने अपना सच बयां कर दिया। उसने बताया कि बचपन में गुस्से में की गई एक हरकत ने किसी की जान ले ली थी। वो हादसा उसके दिल पर बोझ बनकर सालों से चुभता रहा। वो किसी को कुछ बता ही नहीं पाया क्योंकि डरता था कि लोग उससे नफरत करेंगे। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सबकी निगाहें जतिन पर टिकी थीं। तभी उर्वी उसके पास आई और बोली, यह सच है।
लेकिन सच यह भी है कि इंसान अपनी गलती से सीखकर बेहतर बन सकता है, और जतिन ने वही किया है। वो आज का जतिन है जिसने खुद को बदल लिया है। उसकी बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। किसी ने जतिन को दोषी नहीं ठहराया, बल्कि यह समझा कि उसने अपनी गलती मानकर इंसानियत दिखाई है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति, जो सबको तोड़ने का सपना देख रही थी, उसकी चाल खुद ही उस पर भारी पड़ गई। उसके पास अब किसी को ब्लैकमेल करने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि सच पहले ही सबके सामने आ चुका था। वह गुस्से से वहां से चली गई और धीरे धीरे सबकी नज़रों से गायब हो गई। जतिन ने चैन की सांस ली। उसने उर्वी को अपने पास खींचकर कहा कि अगर तुम साथ ना होती तो शायद मैं कभी यह हिम्मत नहीं कर पाता। उर्वी मुस्कुराई और बोली, मैं साथ हूं। जतिन, हमेशा यहीं रहूंगी, क्योंकि शादी सिर्फ खुशियों का साथ देने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे को थामने का नाम है। जतिन ने उर्वी का हाथ अपने हाथ में थामा और बोला, अब लगता है मेरी जिंदगी में सही मायने में नई शुरुआत ली है। उर्वी उसकी आंखों में देखते हुए बोली कि हाँ जतिन, हर मुश्किल के बाद आसानी है, और अब हमारी मुश्किलों का वक्त खत्म हो चुका। हवाओं में एक सुकून था। आसमान के तारों ने जैसे गवाही दी कि सच्चा प्यार हर अंधेरे को मिटा देता है। और उस रात से जतिन और उर्वी की जिंदगी सिर्फ मोहब्बत और भरोसे की डोर से जुड़ गई, जैसे कोई तोड़ नहीं सका। खिड़की से बाहर आसमान में फैले बादल ऐसे लग रहे थे जैसे सारी परेशानियां पीछे छूट चुकी हों। जतिन पहली बार इतने हल्के दिल से मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब वह बोझ नहीं था, वह डर भी नहीं था जो सालों से उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने उर्वी का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया, मानो दुनिया के सामने यही सबसे बड़ी जीत हो। उर्वी ने उसकी हथेली पर हल्के से अपना सर रख दिया। उसने महसूस किया कि जतिन का दिल अब शांत है। उसकी धड़कनें अब उस बेचैनी से भरी नहीं थीं, बल्कि सुकून की ताल में चल रही थीं। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब ना कोई झूठ है, ना कोई डर, बस हम दोनों और हमारी मोहब्बत होगी। जतिन ने उसकी ओर देखते हुए सर हिलाया, जैसे यह वादा उसकी रूह तक उतर गया हो। कुछ देर दोनों खामोश बैठे रहे, लेकिन उस खामोशी में भी इतनी बातें थीं कि शब्दों की जरूरत ही नहीं रही। यह खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी गहरी बातचीत थी। जतिन ने अचानक कहा कि जानती हो उर्वी, जब तुमने पहली बार मेरा हाथ थामा था ना, तभी समझ गया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेला नहीं हूं। उर्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, और मैं तब समझ गई थी कि जतिन, ये रिश्ता सिर्फ किस्मत से नहीं बना, बल्कि ऊपर वाले ने हमें एक दूसरे के लिए भेजा है। जतिन ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल ऐसा लगा कि मानो दोनों की रूहें एक दूसरे से बात कर रही हो। यह सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं था, यह साथीपन का रिश्ता, वह रिश्ता जिसमें दर्द, गलती, सच और माफ़ी सब शामिल थे। और इन्हीं सबको पार करके उनकी मोहब्बत और मजबूत हो गई थी। प्रीति का नाम अब दोनों की जिंदगी से मिट चुका था। हवेली की दीवारी भी अब उनकी हंसी सुनती, और जतिन के घरवालों की आंखों में अब शर्म नहीं, बल्कि गर्व था। सब कहते उर्वी ने जतिन को बदल दिया, लेकिन उर्वी जानती थी कि असल में जतिन के दिल में हमेशा अच्छाई थी। बस उसे किसी सच्चे प्यार की जरूरत थी जो उसे आईने की तरह दिखा सके। कुछ महीनों के बाद हवेली में एक और खुशखबरी गूंजी। उर्वी मां बनने वाली थी। जतिन की आंखों से खुशी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने उर्वी का माथा चूमते हुए कहा कि अब तो मेरी दुनिया पूरी हो गई। उर्वी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि नहीं जतिन, अब हमारी नई दुनिया शुरू हो गई, नए सिरे से। और सचमुच उस दिन से उसकी जिंदगी ने एक नया सफ़र शुरू किया। मोहब्बत, भरोसा और साथ, यही तीन चीज़ें उनके रिश्ते की असली पहचान बनी। नफ़रत और झूठ जितना भी गहरा क्यों ना हो, सच्चा प्यार और भरोसा हमेशा उसे मिटा देता है। और जब दो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि जिंदगी चाहे कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, सच और प्यार कभी हारते नहीं। झूठ, नफ़रत और चालें कुछ वक्त के लिए जीत सकती हैं, लेकिन आखिरकार इंसानियत और भरोसा ही असली ताकत बनते हैं। जतिन की जिंदगी गमों और अंधेपन के साए में डूबी थी, लेकिन उर्वी के सच्चे दिल ने उसे उस अंधेरे से बाहर निकाला। ये साबित करता है कि जब इंसान के पास कोई ऐसा साथी हो जो बिना शर्त उसका साथ दे, तो वह मुश्किल रास्ते भी पार कर लेता है। प्रीति ने चाले चली, झूठ बोला और लोगों की जिंदगी बिगाड़नी चाही,
लेकिन आखिर में वही अपनी चालों में फंस गई। यह हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। उर्वी और जतिन का रिश्ता हमें यह भी दिखाता है कि रिश्तों में सबसे ज़रूरी चीज़ है भरोसा और माफ़ करना। अगर उर्वी जतिन पर शक करती रहती तो शायद उनका रिश्ता कभी इतना मजबूत ही नहीं बनता। और अगर जतिन अपने गुस्से और नफ़रत में फंसा रहता तो वह कभी खुश नहीं हो पाता। सच में मोहब्बत की ताकत हर नफ़रत को मिटा देती है और भरोसा हर रिश्ते की बुनियाद है। सच चाहे देर से ही सामने आए, पर उसका उजाला हमेशा हर अंधेरे को ख़त्म कर देता है। नफ़रत को मिटाने का असली रास्ता सिर्फ प्यार है और सच को छुपाने की सबसे बड़ी सज़ा ये है कि वह खुद ही एक दिन सबके सामने आ जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।